आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे न्यूट्रिशन की, और चर्चा पिछले कक्षा में हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, और लीवर की संपूर्ण चर्चा हमने पिछली कक्षाओं तक कर ली थी। और आज सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पैनक्रियाज के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। और पैनक्रियाज की अगर बात करें तो ये एक मिक्स ग्लैंड है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करता है। तो पहले लाइन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये अंतःस्रावी ग्रंथि साथ ही साथ बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा। बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा। और अगर बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा बच्चों, तो ये एक जूस निकालेगा। उस जूस का नाम है अग्नाशयी रस। क्या नाम है? अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस बोलेंगे। और अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो इससे निकलेगा बच्चों आपका हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन इस हार्मोन का नाम होगा। यानी कि पैनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि के जैसा बिहेव करता है, और जब ये बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो ये अग्नाशयी रस का स्रावन करेगा, और जब अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि, अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। यानी कि जब बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो अग्नाशयी रस का क्या करेगा? निर्माण करेगा, और इसे छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचाएगा, जहां इसे भोजन के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। और मिक्स करने के बाद ये अग्नाशयी रस भोजन के पाचन में सहायता करेगा। तो अगर हम बात करें पैनक्रियाज की तो कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के जैसा बिहेव करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो ये इंसुलिन हार्मोन निकालेगा, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा तो ये अग्नाशयी रस का निर्माण करेगा। अगले लाइन में लिखा था कि अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है, जो ड्यूडेनम वाले भाग में जाता है और वहां पे भोजन में मिक्स करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। साथ ही साथ एक बात करें तो इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है बच्चों पत्तीनुमा। कैसे? पत्तीनुमा संरचना होती है। देखिए यहाँ पे पत्तीनुमा संरचना है, और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यानी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहने का मतलब यह है कि इसको एक व्यक्ति ने खोजा जिनका नाम था आइसलेट, और इन्हीं के नाम पे जो अग्नाशय के अंदर संरचना है, विशेष प्रकार की संरचना है जो इंसुलिन हार्मोन को निकालेगा, उस संरचना का नाम है यहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। तो ये पत्ती जैसा दिखाई देता है। ठीक है। और प्रतिदिन अग्नाशय रस कितना निकलता है बच्चों? तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1 लीटर प्रतिदिन इस अग्नाशय रस का स्रावन हमारे शरीर के अंदर होता है। क्लियर है? चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। और देखिए अग्नाशयी रस 3 प्रकार के होते हैं। यानी अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहले का नाम है एमाइलेज एंजाइम। क्या नाम है? एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरे अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उस एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम, और ये लिपिड्स अर्थात वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का। लिपिड यानी वसा का पाचन करेगा। तीसरा जो है ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये प्रोटीन का पाचन करने में मदद करेगा। यानी अग्नाशयी रस कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। कौन सा भाग निकालेगा? बहिस्रावी भाग निकालेगा। और इसके अंदर कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन।
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज लिपिड्स या वसा का पाचन करेगा और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अपचित स्टार्च के पास यानी कार्बोहाइड्रेट के पास एमाइलेज आएगा, मल्टोज में बदल जाएगा। अपचित प्रोटीन के पास ट्रिप्सिन आएगा, पेप्टाइड्स में बदल जाएगा और फिर इस पेप्टाइड्स को ट्रिप्सिन एमिनो अम्ल में बदल देगा। अपचित वसा के पास लाइपेज आएगा और इसको बसीय अम्ल में बदल देगा या ग्लिसरॉल में बदल देगा। यानी यहां पे अगर बात करें तो एमाइलेज एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? मल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? मल्टोज में। ठीक है, ठीक उसी तरह से लाइपेज इस लिपिड्स को किस में बदल देगा? तो लाइपेज इस लिपिड्स को बदल देगा बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में, बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देगा। और ट्रिप्सिन इस प्रोटीन का क्या कर देगा? एमिनो अम्ल में कन्वर्जन कर देगा, यानी अमीनो अम्ल में इसको बदल देगा। यानी कहने का मतलब है जो हमारा जटिल फूड था यानी जटिल संरचना वाला भोजन था उसको सरल संरचना में बदल देगा। और यहाँ पे लगभग ये अग्नाशयी रस का एक काम है कि भोजन का पूर्ण पाचन करना। क्या करना? भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन करना। तो भोजन का पूर्ण पाचन करता है ये अग्नाशयी रस, इसलिए इसको पूर्णतः पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णतः पाचक रस भी कहा जाता है। तो अग्नाशयी रस भोजन का संपूर्ण पाचन करता है, इसलिए अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है? पूर्णतः पाचक रस कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? पूर्णतः पाचक रस कहा जाता है। पूर्णतः पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णतः पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेटिव जूस है ये। क्या है? कंप्लीट डाइजेटिव जूस है ये, यानी भोजन का पाचन संपूर्ण तरीके से करने का काम करता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेटिव जूस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अग्नाशय जब अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा बिहेव करेगा तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करेगा। और इंसुलिन हार्मोन निकालता कौन है? तो हमने आपको बताया था कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है और इस संरचना का क्या नाम है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम है? लैंगरहैंस की दीपिका। तो यही लैंगरहैंस की दीपिका किसका निर्माण करेगी? तो ये लैंगरहैंस की दीपिका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करेगा। और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बच्चों दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक बीटा कोशिकाएं हैं और एक अल्फा कोशिकाएं। एक बीटा कोशिका है और एक अल्फा कोशिका। किसके अंदर? तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो पत्तीनुमा संरचना थी बच्चों, और इस पत्तीनुमा संरचना के अंदर जो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या था? लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका। और इस दीपिका के अंदर दो विशेष संरचनाएं पाई गई। पहले का नाम है, ये दो विशेष प्रकार की कोशिका बोल सकते हैं। पहले का नाम है अल्फा कोशिका और दूसरे का नाम है बीटा कोशिका। क्या नाम है? बीटा कोशिका। तो अगर बीटा कोशिका की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। बीटा कोशिका किसका स्रावन करता है? इंसुलिन हार्मोन का, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, यानी इंसुलिन हार्मोन निकालेगा। जबकि अल्फा कोशिका क्या करेगा? ग्लूके या ग्लूकागॉन का हार्मोन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करेगी जबकि अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन का स्रावन करेगी। अब दोनों के अलग अलग काम है। क्या काम है? बढ़ते हैं आगे, पता चलेगा। कहता है बीटा कोशिका किसका निर्माण करेगी? इंसुलिन हार्मोन का। किसका? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करेगी। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब कि वैसे हार्मोन जो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो इंसुलिन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और ये किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और जिंक खनिज इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। यानी कौन सा मिनरल्स हमारे अंदर होता है जो इंसुलिन बनाने में मदद करेगा? तो जिंक खनिज होते हैं
जो इंसुलिन बनाने में मदद करते हैं हमारे अंदर। हमारे शरीर के अंदर जिंक खनिज क्या करेंगे, या जिंक जो मिनरल है, जेडेन जो मिनरल है, वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होते हैं। अब कहता है कि इंसुलिन का क्या कार्य है। तो इंसुलिन जैसे भी कि कोई भी भोजन हम खाते पीते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से किसी मल्टोज यानी ग्लूकोज का जो फॉर्म आ जाता है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है ग्लूकोज को। ग्लूकोज अगर डायरेक्ट हमारे शरीर में आएगा तो हमारे अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूकोज हमारे शरीर को डायरेक्ट अवशोषित या संग्रहित करके नहीं रखता है। तो इसके लिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन है जिसको बीटा कोशिका ने निकाला है, तो इस इंसुलिन हार्मोन से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और इंसुलिन इसके साथ मिल जाएगा। ग्लूकोज और इंसुलिन इसके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और किसका निर्माण कर देगा, ग्लाइकोजन का निर्माण कर देगा। किसका कर देगा, ग्लाइकोजन का निर्माण कर देगा। तो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जाकर के क्या हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे, लीवर में संग्रहित हो जाएंगे। लीवर में संग्रहित हो जाएंगे। तो यही कहता है कि इंसुलिन शरीर के ग्लूकोज स्तर को संतुलित बनाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमारे ब्लड में ग्लूकोज स्टोर होने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो ग्लूकोज के साथ इंसुलिन आएगा और इंसुलिन क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा और ये जाके लीवर में संग्रहित हो जाएगा। तो देखिए, ग्लूकोज हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है डायरेक्ट, तो इसके साथ ग्लूकोज इंसुलिन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, लीवर के अंदर, यानी यकृत के अंदर, लीवर या यकृत में संग्रहित होता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो ग्लूकोज है या और इंसुलिन है, यानी इस ग्लूकोज को इंसुलिन मिलना बंद हो जाए, ग्लूकोज को इंसुलिन मिलना बंद हो जाए, अर्थात कहने का मतलब यह है कि पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाए या इंसुलिन असंतुलित हो जाए, अनबैलेंस्ड हो जाए। तो अब चूंकि असंतुलित हो गया तो इस ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं मिल पाएगा, ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं मिल पाएगा, तो अब ये ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो लीवर में जाके संग्रहित नहीं होगा। तो अब सीधे सीधे ग्लूकोज क्या होगा, इस परिस्थिति में ब्लड में आना मिलना शुरू हो जाएगा। ये ग्लूकोज कहाँ शुरू हो जाएगा मिलना, ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। कहाँ ये ग्लूकोज जाएगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू होगा रक्त में, तो रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज हो जाएगा नहीं, अब चूंकि इस ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो ये ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो ये क्या होगा, आपका रक्त में मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे रक्त में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा और उसको डायबिटीज हो जाएगा व्यक्ति को। और इस डिजीज को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या नाम देते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन के असंतुलन से ग्लूकोज का स्तर शरीर में बढ़ जाता है और व्यक्ति को हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज रोग हो जाता है। यानी हम यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे ये चीज निकला कि जो इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा कोशिका बनाता है, और ये बीटा कोशिका जो इंसुलिन बनाता है वो ग्लूकोज के संग्रहण में मदद करता है, और इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से ग्लूकोज हमारे रक्त में सीधे सीधे आना शुरू हो जाता है और डायबिटीज व्यक्ति को हो जाता है। अब दूसरा है अल्फा कोशिका। तो अच्छा, एक चीज और भी है कि रक्त में खाने से पहले लगभग कितना होना चाहिए, तो 80 mg पर डेसीलीटर रक्त में खाना खाने से पहले आपका ब्लड शुगर होना चाहिए, और जब खाना खा ले तो लगभग 140 प्लस mg होना चाहिए रक्त में। ये DL का मतलब डेसीलीटर, यानी डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर लेंगे ब्लड तो उसके अंदर आपका रक्त कितना होना चाहिए, 80 mg होना चाहिए
खाना खाने से पहले। और अगर आप खाना खा लिए हो तो 1 डेसीलीटर रक्त के अंदर 140 mg आपका शुगर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको शुगर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है। और शुगर डिजीज को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ग्लूकोमीटर। क्या नाम है? ग्लूकोमीटर नाम है। तो शुगर, शरीर में शुगर लेवल मापने के लिए ग्लूकोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए अल्फा कोशिका, हमने बीटा कोशिका की बात किया कि बीटा कोशिका क्या निकालता है? इंसुलिन हार्मोन। और अल्फा कोशिका निकालता है ग्लाइकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। क्या निकालता है? ग्लूकागोन हार्मोन। और इसको हम फास्टिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टिंग हार्मोन। यानी अल्फा कोशिका जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है और इसको हम लोग फास्टिंग हार्मोन कहते हैं। फास्टिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, जरा इसको समझते हैं। कि शुरुआती दौर में हम देखें कि ग्लूकोज आया और जो एनर्जी के काम आया वो तो आया ही। अब जो ज्यादा ग्लूकोज था वो उसके साथ ग्लाइकोजन मिल गया। क्या मिल गया? ग्लाइकोजन मिल गया। अब ये ग्लाइकोजन इसके साथ मिलकर इंसुलिन मिल गया। एक थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, ये तो बनता है ना। इस ग्लूकोज के साथ क्या मिल गया? इंसुलिन हार्मोन मिल गया। इंसुलिन हार्मोन मिल गया और इंसुलिन हार्मोन मिल गया तो किसका निर्माण कर दिया? ग्लाइकोजन का निर्माण कर दिया। ग्लाइकोजन का निर्माण कर दिया। अब ये कहाँ इकट्ठा रहता है? यकृत के अंदर इकट्ठा रहता है। अब व्यक्ति कभी उपवास में है, व्यक्ति किसमें है? उपवास में है। अब उसको एनर्जी की आवश्यकता है। अब एनर्जी की आवश्यकता है तो कैसे मिलेगी? तो ये ग्लाइकोजन जो एक इकट्ठा था यकृत में, इसके पास आएगा कौन? ग्लूकागोन आएगा। कौन आएगा? ग्लूकागोन आएगा। कहां से आएगा? इंसुलिन के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका से आएगा। कौन? ग्लूकागोन आएगा। ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन क्या करेगा? फिर से इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा और शरीर में इसकी पूर्ति कर देगा। शरीर में क्या कर देगा? इसकी पूर्ति कर देगा। शरीर में पूर्ति कर देगा तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम उपवास में हैं तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हुए थे उसी के साथ ग्लूकागोन मिल करके उसको फिर से ग्लूकोज में बदल देगा और हमको वहां से एनर्जी मिल जाएगा। इसीलिए इस ग्लूकागोन को फास्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जब हम उपवास में होते हैं तो ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ देता है। क्या क्लियर है? चलिए अब है ग्लूकागोन के हार्मोन के अनबैलेंस होने से क्या होगा? अगर ग्लूकागोन हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा, जैसे वहाँ इंसुलिन हार्मोन अनबैलेंस हो गया था तो डायबिटीज हो गया था और हाइपरग्लाइसेमिया हो गया था, उसी तरीके से अगर ग्लूकागोन हार्मोन अनबैलेंस हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाएगा। यानी कि ब्लड में शुगर की कमी हो जाएगी। ब्लड में शुगर की कमी हो जाएगी और ब्लड में शुगर की कमी हो जाएगी यानी ब्लड में रक्त में शुगर की कमी। जहां हाइपर शब्द रहेगा वहां अधिकता, जहां हाइपो शब्द रहेगा वहां कमी। तो देखिए ये पूरा था डिस्कशन आपके पैनक्रियाज पे। तो एक बार क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे।